अब ये जो इस्लामाबाद एक आलमी तवज्जो का मरकज़ बना है, इट्सेल्फ ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट भी है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल भी है कि जहाँ पर 2 हफ्ते की जंगबंदी का मामला रहा, जिसमें बहुत सारे स्पॉयलर्स भी रहे, लेकिन उसके बावजूद ये मामला एग्जीक्यूट हुआ। अब आगे इसको कैसे लेके चलना है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। बहुत शुक्रिया अर्मिला, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि ये एक ऑनर की बात है पाकिस्तान के लिए कि एक पीस की तरफ कंट्रीब्यूट, ना सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल पीस की तरफ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। और देखिए, ये सबसे बड़ा एक एजाज़ ये है कि इन कॉन्फ्लिक्टिंग मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स और इतनी ज़्यादा रेवलरी जिससे पूरी दुनिया ऑलमोस्ट, आपने देखा, ऑलमोस्ट हॉस्टेज बनी हुई है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी, पीस का नाम नहीं हो रहा। तो उसमें इतनी, एक तरफ एक सुपर पावर है बैक बाय इजराइल, एक तरफ एक ऐसा मुल्क है 47 सालों से सैंक्शंस में है, उसने ऑलमोस्ट 40 दिन तक जो कम बैक किया, रेजिलियंस दिखाई। तो इतने कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव के साथ बहुत कम होता है कि कोई ऐसा मुल्क इस काबिल समझा जाए जो कन्वर्ज कर सके बजाय डाइवर्ज करने के। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हमने देखा कि मुल्कों ने कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान की एक खुशकिस्मती भी समझिए और पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की ये दूरंदेशी भी है। डेफिनेटली उनको क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेक्स को वो भी इस्लामाबाद में इकट्ठा किया। ख़ास तौर पर आप जहन में रखिएगा कि मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान बहुत बड़ी चॉइस हो सकता था। उन्होंने खुद अपने लिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पॉइलर बने अपनी पोजीशन के लिए। वो पीएलओ के बहुत करीब थे, यासिर अरफात के। वो 78 साल से फ़लस्तीनी कॉज के बहुत पीछे खड़े थे। ये वो मुल्क था जिसको बहुत एक क्रेडिबल समझा जाता था, फ़लस्तीनियों की नज़र में भी, इजराइल के भी, अमेरिका के भी। लेकिन हमने वो रेलेवेंस शायद स्विच की। उनको क्रेडिट भी जाता है कि उन्होंने ऐसी हरकतें कर दी, उन्होंने खुद अपनी पोजीशन स्पॉइल की, तो हमें क्रेडिट लेने की, जो कि हम डिज़र्व करते थे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा मौका है। सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि तमाम फरीक जो है एग्री करें, और उम्मीद करते हैं और ज़ाहिर है एक मुबारकबाद भी देते हैं पाकिस्तानियों को ओवरऑल आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कि हम आज होस्ट कर रहे हैं इतना बड़ा इवेंट। खालिद चिश्ती साहब, ये जो हम अभी बात सेलिब्रेट भी करें, और अल्लाह करे कि ये सेलिब्रेशन हम इन मुज़ाकरात के बाद भी करते रहें, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस सारे मामले में, लेकिन चिश्ती साहब अब इसमें एक मामला ईरान की तरफ से जो निकात हैं, जो 10 पहले थे उनको डिस्कार्ड करके अब नए 15 निकात के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और दूसरी जानिब फिर इजराइल जो एक ऐसा स्पॉइलर किरदार अदा कर रहा है। इस 2 हफ्ते की जंगबंदी में डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी एक अभी मैं ट्वीट भी देख रही थी कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस के हवाले से कर दी, ये वो चीज़ें हैं जो समहाउ ट्रिगर करती हैं मामलात को। ये दोनों फरीकैन को कन्विंस करना और 2 हफ्ते के लिए काम रखना, अनटिल अनलेस कोई आउटपुट नहीं आता, पाकिस्तान इसमें और दीगर ममालिक का कैसे कंट्रीब्यूशन हो सकती है? देखिए अर्मिला, जब इतनी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होता है और ख़ास तौर पे ईरान जैसा मुल्क जिसने सस्टेन किया, और मैं थ्रू आउट अपने तर्जिए में यही गुजारिश करता रहा हूँ कि ईरान ने जंग जीतनी नहीं है, ईरान ने सर्वाइव करना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने और अमेरिका ने जंग जीत के दिखानी है। उन्होंने एक वॉर ट्रॉफी अपने लोगों को, दुनिया को दिखानी है कि क्यों आपने जब जून 2025 में ये कहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया गया है। ऑब्लिटरेट का तर्जुमा अगर आप करें सादा लफ्ज़ों में, हमारी उर्दू में, तो क्या है, नामो निशान मिटा दिया। अगर नामो निशान मिटा दिया गया था 8 महीने पहले, तो फिर ये फ़ौजें यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो आए ही न्यूक्लियर के लिए थे। आपने रजीम चेंज का कहा कि रजीम चेंज कर दिया, तो आपने 86 साल खामनाई से 56 साल खामनाई को बदल दिया। ये रजीम चेंज हुई उनकी डेफिनेशन के मुताबिक। फिर ये कहा कि ये जो हुकूमत है, ये जो रजीम है, ये ज़्यादा रीज़नेबल है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं ये रीज़नेबल है कि 78 सालों में या 50, तकरीबन 47 सालों में जब से ये हुकूमत आई है, कभी स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद नहीं हुआ। अब स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद है। फिर आप ये देखें कि ये वो रजीम है जिसके पास सिर्फ 4% दुनिया का तेल एक्सपोर्ट का शेयर था ईरान के पास। ये 1.38 बिलियन बैरल रोज़ाना चाइना को एक्सपोर्ट करते थे, जो इनकी 85% एक्सपोर्ट बनती है ईरान की। सिर्फ 4% पे इनका कंट्रोल था। स्टेट ऑफ हॉर्मस की वजह से उनके पास 20% का कंट्रोल आ गया। अब दुनिया उनसे पूछती है। तभी 2000 जो एनकरेज किए हुए शिप्स हैं, वो ईरान की नॉड का इंतजार कर रहे हैं, ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप की एश्योरेंस को मान रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि हम इंश्योरेंस भी देंगे एक्स्ट्रा और एश्योरेंस भी देंगे, लेकिन ईरान की ज़्यादा क्रेडिबिलिटी हो गई इस स्टेट ऑफ हॉर्मस में। तो एक ईरान ने किया क्या? ईरान ने 2 चीज़ों पे किया जो दोनों मिसकैलकुलेशन है अमेरिका की। देखिए, पहली उसने ये किया कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल किया, जो
अनएक्सपेक्टेड था, मेरा ख्याल है मिसलीड किया गया प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कह के कि कुछ नहीं कर सकता ईरान। दूसरा, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को रीजनलाइज कर दिया, यानी कि सारे खित्ते इन्वॉल्व हो गए, आपने देखा सर। अब जो जिस तरफ आप बातचीत की तरफ कर रही हैं, एक न्यू फाउंड लीवरेज है ईरान के पास, वो उसको नेगोशिएशन में मदद देगी और देनी चाहिए ऑब्वियसली। जब आप एक तरफ कहते हैं ऑब्लिटरेट कर दिया, और ईरान तो एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस मांगेगा ना कि अगर जज और ज्यूरी आप ही हैं 7 महीने बाद कि तबाह कर दिया, नामो निशान मिटा दिया, और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम तो उसी के लिए आए थे, तो फिर एक बात दोनों में से सही ना। तो ईरान की सबसे लेजिटिमेट जो रीज़न मैं समझता हूँ, जितने मुतालबात हैं जो पढ़ रहा था, सबसे रीजनेबल ये कि वेरीफाइबल मुझे एश्योरेंस दी जाए कि आप बार-बार ये नहीं होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने ही दौर में, या अगला आने वाला सदर फिर अपने दौर में। फिर एक और चीज़ हम ना भूलें कि 2024 दिसंबर में भी एक हमला हुआ था ईरान पर, जून 2025 में भी हुआ था। तो आप ये 1.25 साल के अंदर देखें कि ईरान के ऊपर 3 प्रॉपर हमले, वो इजराइल ने किया था, इन्होंने मिसाइल उस वक्त भी किए थे, उस वक्त भी इन्होंने लीडरशिप को ऑब्वियसली शहीद किया था। फिर जून 2025 में आया, फिर अब आया। तो मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ सबसे लेजिटिमेसी उनकी ये है, और उनकी लेजिटिमेसी को मैं ऐसे नहीं सपोर्ट कर रहा। हम दुनिया के तमाम ऑब्वियसली जो 8 अरब लोग रहते हैं, पूरे हॉस्टेज बने हुए हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के। तो आई थिंक ये दुआबगो भी हैं, ईरान के पास रीजनेबल लीवरेज है। पाकिस्तान और ऑब्वियसली जो दोस्त ममालिक ने कोशिश की है वो बहुत अप्रिशिएबल है। अब ये कन्वर्ज कर पाए हम, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि दोनों मुल्क, खास तौर पर इजराइल तो चाहता है, आखिरी बात, इजराइल तो ये चाहता है कि एक्सपैंड हो, क्योंकि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, खास तौर पर सिविक, मिलिट्री और जितने इंडस्ट्रियल सेटअप बना है, उसको वो तबाह करके इस हद तक ले जाए कि अगर उसको बाद में सैंक्शन उठ भी जाए तो आने वाला तमाम पैसा जो रेवेन्यू जनरेट होगा ईरान को, वो मुल्क बनाने में लग जाए, ना कि न्यूक्लियर और मिसाइल और बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की तरफ जाए ईरान। तो इजराइल का तो अभी भी शो स्पॉइलर सबसे ज़्यादा यही है, उसी पे हमें केयरफुल होना पड़ेगा। और वो चाहता है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्योंकि देख लिया कि 40 दिन मेरी नेवी दुनिया की नंबर 1 नेवी होने के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलवा सकी, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रियलिज्म है अब दोनों तरफ। तो वी होप एंड प्रे कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल सही है। सर, ये जो मैं भी बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इंटरनेशनली इस चीज़ को, अब हमें अप्रिसिएशन भी मिल रही है, मुबारकबादें भी मिल रही हैं, जहाँ पर हम खलीजी ममालिक का, सऊदी अरब का, UAE का जिक्र करते हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर हम उनकी तरफ देखते थे कि वो सालिसी का, और इवन हम पाकिस्तान और इंडिया की जंग की भी बात करें, लेकिन क्योंकि अब वो खुद शायद इस चीज़ का निशाना बने और सारी सूरत हाल में उन्होंने भी सफ़र किया, तो पाकिस्तान को जैसे उसने इंटरनेशनली एक जिम्मेदारी कबूल की, जो हम मुख्तलिफ लीडरशिप की कमेंट्स या मुबारकबादें, अखबार में आज बहुत सारी खबरें लगी हैं इस हवाले से, ये भी एक इत्सल बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल, देखिए हमारे 3 बॉर्डर कंफर्टेबल नहीं है देखा जाए तो। मई में हमने इंडिया का किया, वो अभी कंफर्ट जोन में नहीं है, वो कहते हैं अभी हमने सिंदूर 2 अभी करनी है। अच्छा, करनी? हाँ जी, अभी है तो संधि में। अच्छा, अफगानिस्तान देख ले, अनकंफर्टेबल है, हम उधर ऑपरेशंस कर रहे हैं। ईरान हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे इन आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट कि हम हॉस्टाइल करें, और ऑब्वियसली हमारे जो दुश्मन हैं वो तो चाहते हैं कि इधर अनस्टेबल रहे सूरत हाल, हम मैनेज ना कर पाएँ चीज़ें, ताकि डाइल्यूटेड रहें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस, गवर्नेंस। तो आई थिंक ये बहुत हमारे पे ऑब्लिगेशन भी थी, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में था। लेकिन उससे बड़ा प्राइड ये है कि जब मैंने जैसे पिछले सवाल के जवाब में ब्रेक से पहले कहा कि इतनी डाइवर्जेंट इंटरेस्ट है, उसके अंदर बैलेंस करना कि सबसे ज़्यादा देखिए पाकिस्तान को ये कामयाबी हुई है कि इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी और हमारे वज़ीर-ए-आज़म और पॉलिटिकल लीडर ने ओवरऑल इन्होंने ये इंश्योर करवाया कि मिडल ईस्ट के ममालिक रिटेलिएट ना करें। सऊदी अरब ने बड़ा पेशेंस का मुजाहरा किया। सबसे बड़ी मेरा ख्याल है कामयाबी अब तक जो है, मुज़ाकरात से पहले तक वो ये थी, अगर ये ममालिक रिटेलिएट कर देते, जो कि उनको लेजिटिमेट था कि उनकी सॉवरेनिटी ब्रीच हुई है, उनको इंटरनली प्रेशर बहुत था कि आप भी हिट बैक करें, अगर वो कर देते तो दुनिया में एक शख्स सिर्फ सेलिब्रेट करता, वो था नेतन्याहू। उसने ये समझना था और वो डे 1 से वो चाहता था। आपने नोट किया कि जो ही ये हमले हुए हैं, कुछ उसने आपने देखा फॉल्स फ्लैग भी किया था। डिगो गार्शिया में एक हुआ, उनका छोटा सा एक बेस है श्रीलंका के साउथ में, तकरीबन 1800 किलोमीटर स्टैंड अलोन, ईरान से 3500 किलोमीटर, वहाँ पे भी हमला हुआ और कहा गया कि ईरान ने किया 3500 किलोमीटर। यानी इसको ओवर रीजनलाइज करने की कोशिश इसराइल ने की, ये शो करने की कि ईरान तो इररिस्पॉन्सिबल है, उसने जाके 3500 किलोमीटर दूर बेस को हिट किया है, तो एस्केलेट करने का उसका था, लीडर ऑफ एस्केलेशन। इन्होंने, ईरान ने किया,
उन्हीं बेसिस को टारगेट किया शुरू में। बिल्कुल। लेजिटिमेसी उसने समझी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ से वॉर फाइटिंग एफर्ट जनरेट हो रही है उसी तो को मेरे target लिए उसको टारगेट करना एक ऑब्लिगेशन है, नंबर 1। लेकिन तमाम अरब ममालिक ने बहुत सेंसिबल रोल प्ले किया कि एम्ब्रॉयल नहीं हुए इसराइल की उस प्रोपेगेंडा कह लें या उस शह में कि हाँ जी आप भी हमला करें। अगर वो हमला कर देते, इमेजिन करें कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए पोजीशन कितनी ख़तरनाक होती कि एक तरफ नेबर मुल्क है, एक वो मुल्क है ईरान जिसने सबसे पहले पाकिस्तान बनने के बाद हमें तस्लीम किया, ईरान ने, हमारे ट्रेडिशनली बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे। दूसरी तरफ अरब ममालिक जिन्होंने सपोर्ट भी किया, अपार्ट फ्राम दैट हमारी स्पिरिचुअल रिलीजन सब कुछ है, और सब सऊदी अरब से हमारा डिफेंस एग्रीमेंट भी है। तो ये सारा देखते हुए आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम रेलिवेंट भी हुए। मई 2025 में देखिए ना, हिंदुस्तान ने क्या सोचा था जब बहावलपुर पे हमला किया था और स्ट्राइक किया था 6 तारीख को, वो तो यही समझ के किया था कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट लेस रेलिवेंट है और प्रोपेगेंडा करके दहशतगर्द डिक्लेयर करके इसको लीस्ट रेलिवेंट कर दिया जाए। बिल्कुल। हमने कम बैक किया, हम लीस्ट रेलिवेंट होते होते रेलिवेंट हो गए। उस वक्त हुए थे हम इस रीजन के अंदर। अब दुनिया ने रियलाइज़ किया कि पाकिस्तान के बगैर इंडिया, पाकिस्तान, साउथ एशिया में मुज़ाकरात या स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, पाकिस्तान फैक्टर है। उस वक्त हमने ये किया। अब हमने ये साबित किया कि अब ग्लोबली भी हम रेलिवेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रेलिवेंट होना वही बात है कि हमने हमेशा पाकिस्तान के बारे में, और जहाँ पे दुनिया का एक परसेप्शन था, इवन जब बाहर से लोग आते थे जी हमें तो लगता था ये बड़ा अनरेस्ट की सूरत हाल है, पता नहीं यहाँ बम चल रहे हैं, क्या हो रहा है, एक टेररिस्ट कंट्री के तौर पे पोर्ट्रे करने की बड़ी नाकाम कोशिश की गई पाकिस्तान को। और ये रेलिवेंस जो है इसको हमने आगे कंसिस्टेंट रहकर चिश्ती साहब कैसे सस्टेन कैसे करना है, बिकॉज ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है जिसको हम अपने हक में, मैं ये नहीं कह रही कि हमने किसी मफाद के तहत किया, बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि हम इसको सस्टेन करें, और इस रेलेवेंस को सस्टेन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज वही बात है कितने सारे इर्द गिर्द स्पॉयलर्स, और हमारा हमसाया मुल्क है वो जिस तरीके से टारगेट करता है, और अफगानिस्तान की सूरत हाल भी हमारे सामने है। अबला ये बहुत अच्छा सवाल है, वो मैं इसलिए लिंक करना चाहूँगा। देखिए जैसे मैंने हिंदुस्तान का कहा, हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने जो स्ट्रेटेजिक मूव की थी वो उन्होंने अपनी परसेप्शन से बहुत पॉजिटिव की थी इंडिया के लिए। बिल्कुल सही। 26 फरवरी को वो तल अवीव जाते हैं, 28 को अमेरिका हमला करता है। अब देखिए लेस देन 48 आवर्स का गैप है, तो वहाँ जाते हैं और जो बातें करते हैं वो ज़रा विजुलाइज करें। उनका ख्याल ये था कि ये जंग होनी है, ईरान पर चंद दिनों में खुदा न खास्ता अमेरिका ने, इसराइल ने कब्जा कर लेना है। अब आप देखिए क्या क्या कह रहे हैं, वहाँ जाके कह रहे हैं कि वी आर ब्लड ब्रदर्स, नंबर 1, आपकी और हमारी पेन एक है। फिर जब आप इसराइल के साथ कहेंगे जाकर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर कहेगा आपकी और मेरी पेन एक है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो फिर इसराइल ने किसी और को पेन कॉज की वो तो आपकी नहीं है। बिल्कुल, वो है फ़लस्तीन और गाज़ा। तो आपने डिसोन कर दिया फ़लस्तीन के। फ़लस्तीन को 78 सालों में जब से इंडिया माज़े वजूद में आया है, आप ज़रा विजुलाइज करें कि इंडिया का क्या रिकॉर्ड था। इंडिया यासिर अराफात के सबसे करीब था, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया को ज़्यादा करीब समझते थे यासिर अराफात पाकिस्तान की निस्बत, नंबर 1। नंबर 2, वियतनाम की जंग हुई, ये इंडिया का मैं स्टैंस बताने लगा कि इंडिया का क्या स्टैंस था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैसे इरेलेवेंट किया और हमें क्यों, हम किससे रेलेवेंट। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ जाकर जब किया तो देखिए मैं वो इंडिया को जानता हूँ जो वियतनाम जंग में मिसेज इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। अमेरिका के सदर ने इंतहाई प्रेशर डाला इंदिरा गांधी पर कि आप वियतनाम में कंट्रीब्यूट करें हमारे हक में फोर्सेस, हमारी जंग में। इंदिरा गांधी ने कहा ये अनएथिकल जंग है, नहीं पार्टिसिपेट किया। फास्ट फॉरवर्ड 2003 इराक, सद्दाम हुसैन, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, अमेरिका की तरफ से इंतहाई प्रेशर डाला गया कि सद्दाम हुसैन के खिलाफ हमारी नेटो फोर्सेस में इंडिया ज्वाइन करे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा कि ये अनएथिकल जंग है। ये मैं ट्रैक रिकॉर्ड आपसे पेश कर रहा हूं। वो 2 से दूर आप जाकर कह रहे हैं कि इजरायलियों की पेन हमारी पेन है। जब आप ओनरशिप उनकी पेन को करेंगे तो इसका मतलब है आप किसी और की पेन को डिसऑन कर रहे हैं। तो इसीलिए इंडिया इरेलेवेंट हुआ। यही वजह जो स्पॉइलर जिसका जिक्र करें, मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि स्पॉइलर क्यों है। उन्होंने समझा था कि हम अब जब जाएंगे ये कब्जा हो जाएगा ईरान पर, खुदा न खास्ता। उसके बाद हम पूरी जंग के अंदर तकरीबन 300 से 500 हमले एवरेज रोजाना हुए हैं ईरान पर। इमेजिन 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर है, एक जरा विजुलाइज करें कितने चले इनके ऊपर। 15,000 मैंने कैलकुलेट किया, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने 10 से 11,000 माने हैं, तकरीबन 4,000 स्ट्राइक्स किए हैं इसराइल ने। 15,000 हमले 40 दिनों में किसी मुल्क पर किए जाएं जिसका ऑलमोस्ट एयर डिफेंस ना हो। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतनी मैसिव डिस्ट्रक्शन के बाद
आप ज़रा विजुलाइज करें कि एक मुल्क का क्या बचा होगा। और उस मुल्क ने ना सिर्फ सर्वाइव किया, और मैं डे वन से कहता हूँ कि इसने ट्रॉफी नहीं जीतनी कोई ईरान ने, इसने सिर्फ सर्वाइव करना था। रेलेवेंट पाकिस्तान का बना ही तब है कि दोनों मुल्कों की क्रेडिबिलिटी, दोनों में अमेरिका जो दो स्टेक्स थे, यानी अभी भी बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। कंटिन्यूड रेलेवेंस रहने के लिए ऑब्वियसली जैसे इंश्योर करना पड़ेगा कि कोई ऐसे स्पॉयलर्स ना हो। जैसे मैंने कहा कि इंडिया को बिल्कुल सूट नहीं किया डिप्लोमेटिकली, वो बिल्कुल आइसोलेशन में। चाबहार पोर्ट 15,000 हमलों में टारगेट नहीं हुई। जरा लिंक करें ना डॉट्स, इसमें रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बिल्कुल 15,000 में चाबहार की बारी नहीं आई। और क्यों नहीं आई? मेरा मानना ये है, मेरा एनालिसिस है, मेरे पास कोई डाटा या स्टैटिस्टिक नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये समझा था कि मैं जाके नेतन्याहू को ये कन्विंस कर दूंगा कि तुम, क्योंकि तुमने कब्जा कर लेना जल्द अमेरिका ने और उसने, तो इस पोर्ट को ना कहना कुछ, क्योंकि ये तो मेरी पोर्ट है और यहाँ से मैंने अफगान तालिबान को सपोर्ट करना। ये वो चाबहार पोर्ट है जो हिंदुस्तान बना रहा था, ये वो चाबहार पोर्ट है जहां से वो रूट कनेक्ट कर रहे थे टू अफगानिस्तान, तो उसको नहीं टच किया गया आज भी। तो मैं सिर्फ अपने आपके व्यूअर्स को ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि बिगर पिक्चर देखें। बैकफायर ऐसे हुई कि वो कंप्लीट आइसोलेट हो गए। आखिरी बात इसके ऊपर बड़ी जरूरी है, देखिए अमेरिका की इतनी खुल के साइड और खास तौर पर इजराइल की इतनी खुल के, द वेरी नेक्स्ट डे इंडिया को नेतन्याहू ने परमिशन लेकर दी कि आप रूस से ऑयल खरीद सकते हैं। जो अमेरिकन सदर कहते थे कि बिल्कुल नहीं लेना, तो वो कैसे रिलैक्सेशन दे दी। और आखिरी जो मैं बात करने लगा था, इसका जो शिप तबाह किया, जो डुबोया गया, जिसमें 160 सेलर्स मारे गए थे, बिल्कुल ईरान का, जंग शुरू होने से पहले वो एक गुडविल विजिट पे इंडिया गया हुआ था, जिसमें सदर आए थे उस इवेंट में। उसका एक फ्रेंडशिप फेयर था, यानी कि एक गेट टुगेदर था, जैसे सोशलाइज करते हैं। नॉन कॉम्बैट जहाज था, नॉन वेपनाइज था, उसके ऊपर कोई वेपन नहीं लगे हुए थे, सिर्फ गुडविल के लिए गया था, जैसे कोई किसी का घर आना जाना होता है। जब वो जा रहा था, जंग शुरू हो चुकी थी, वापस जा रहा था, नंबर 1 इंडिया को जाने नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल शिप्स जो हैं, मैं मिलिट्री की बैकग्राउंड की वजह से महीनों रह लेते हैं कोस्ट के ऊपर, कोई मसला नहीं, उनको रखना चाहिए था कि जंग बंद होगी तब आप वापस भेजेंगे, रास्ता साफ हो जाएगा। अगर वापस भेजना था तो अमेरिका से हायर डिग्री ऑफ एश्योरेंस लेके भेजना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे। ये मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर रहा हूँ कि हम रेलेवेंट कैसे हुए। बिल्कुल। फिर वो चला गया शिप, श्रीलंका के पास इन्होंने टॉर्पीडो मारा सबमरीन से, वो तबाह हुआ। रेस्क्यू श्रीलंकन ने किया, इंडिया ने नहीं किया। इमेजिन ये वो मिलिट्री एस्पेक्ट से ये वो चीज़ें जो चिश्ती साहब हमें बता रहे हैं कि ये बड़ी आई ओपनर है बहुत सारे लोगों के लिए, जो ये बैकग्राउंड चिश्ती साहब ने भी बताया। चिश्ती साहब, ये जो ऑन एंड ऑफ हम देख रहे हैं, चूँकि अब आपने इंडिया का जिक्र किया है, हम इस आइसोलेशन में जो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को डिग्रेड करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, चाहे वो अफ़गानिस्तान के थ्रू टेररिज्म हो या किसी भी तरीके से टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश करता है। इस पे भी हमारी फोर्सेस तैयार हैं, हम उसको प्रॉपर्ली टैकल कर रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे ये वाली जो साइड है, बिकॉज एक तरफ हम डिप्लोमेटिक वेज को इख्तियार करें, बड़े आराम तरीके से कर रहे हैं, ये बहुत ट्रिकी साइड है, क्योंकि हम हमेशा से ये सिंदूर 2 का भी आप जिक्र करें, ये वो चीज़ें हैं जो अचानक से वो प्लान करते हैं, हमारी फोर्सेस विजिलेंट है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये भी दुनिया को नज़र आना चाहिए कि अब वो आइसोलेशन के अंदर इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी करें जैसे उन्होंने ईरान के साथ किया। देखिए, मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह प्रिविलेज है कि मेरा थोड़ा सा प्रीव्यू है फोर्सेस की तरफ, ख़ास तौर पे एयर फोर्स की बात कर रहा हूँ। और मैं एक बड़े एतमाद के साथ और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहता हूँ कि वो ना करें, क्योंकि मैंने पहले मई को भी एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की थी 2025 को, और उसमें मैंने सिर्फ 5 मिनट की थी, वो व्यूअर्स को 1 मिलियन लोगों ने देख ली चंद दिनों में। और उसमें मैंने यही कहा था, मैंने कहा था मैं पाक फ़िज़ाइया की तैयारी देख चुका हूँ। ठीक है, जंग शुरू से 5 दिन से पहले का मैंने कहा मैं पाक फ़िज़ाइया की तैयारी देखता हूँ। मेरा इंडियंस को मशवरा है कि इस वक्त पाक फ़िज़ाइया को एंगेज ना करें। आप चिश्ती साहब को अपना वेल विशर ही समझे, आपके साथ भलाई कर रहे हैं। मैं और उन्होंने कहा, मुझे बाद में लोगों ने मजाक किया कि आप हमारी तरफ है, इंडिया की तरफ है, आप वार्निंग दे दी आपने उनको। मैंने कहा मैंने भलाई में किया, सब 1.4 बिलियन उधर लोग हैं, हम दुनिया में हम चाहते हैं, हम पीस लविंग लोग हैं, तो 1.4 बिलियन उनके हैं, 25 करोड़ हम हैं, तो ना 1.25 बिलियन लोगों को हॉस्टेज बनाए, हम तकरीबन 22% बन जाते हैं, 20% दुनिया का बन जाते हैं, हम दोनों मिल मिला के। तो मैंने कहा था मैं तो अमन का फाइटर पायलट होने के बावजूद आई लव पीस ऑब्वियसली नंबर 1। तो मैंने उस वक्त क्वेश्चन किया था कि पाक फ़िज़ाइया के साथ ना एंगेज करें, ये आपको सरप्राइज देगी और एम्बैरस करेगी, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कह रहा हूँ दोबारा, आपने कहा ना वो शो स्पॉइलर फिर से ना कर दें,
तो मैं अब फिर दोबारा कहता हूँ हम आपको बता कि रहे हैं ये तो सिक्योर रख, इस तरफ ना आना। इस तरफ ना आना, ये जो पंगे आप दुनिया में ले रहे हैं उधर तक ही रहे, उधर वो हम ठीक कर लेंगे क्योंकि हमारे साथ फिर मसला हो जाएगा। हम अभी भी गुडविल एक्सटेंड कर रहे हैं, मैंने देखा। चिश्ती साहब, आपने इंडियन मीडिया देखा है इन 2 दिनों में? अब बड़ा मुश्किल होता है जी, क्योंकि हमने जो देखा है ना इंडियन मीडिया पे, वो भी एक नेक्स्ट लेवल चीज़ है।